हाय, मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने ख़त्म किया है एवरेज, आज हम लोग देखेंगे LCM एंड HCF। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे LCM और HCF के मीनिंग को मैं आपको क्लियरली समझाने का कोशिश करता हूँ, खूब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे LCM में M जो है वो मल्टीपल के लिए एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल, अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब गुणज। अब गुणज क्या होता है? तो गुणज वो सभी संख्याएं होती हैं जो दिए गए नंबर से विभाजित हो जाए। मैं यूं कहूं कि अगर कोई भी नंबर आप ले लेते हो तो उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो सारे के सारे नंबर उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे अगर मैं 5 एक नंबर लेता हूं और मैं बोलता हूं कि 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, या 4 में एक नंबर लेता हूं और 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने एक 4 नंबर ले लिया और मैं बोलता हूं कि इसका 4 का मल्टीपल्स लिखो, तो 4 से जितने भी नंबर डिवाइड होते हैं उन सारे को लिखना है। 4, 8, 12, 16, कोई दिक्कत, 20 एंड सो ऑन। ये कहीं पे जाके खत्म नहीं होगा। मतलब अगर 4 के मल्टीपल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 4 का मल्टीपल्स 4 से शुरू होगा और कहीं खत्म नहीं होगा। सपोज मैं एक दूसरा नंबर लिया 5 और मैं बोला कि इसका मल्टीपल्स लिखो, तो आप लिखोगे 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये भी कहीं खत्म नहीं होगा। किसी भी नंबर का मल्टीपल्स जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं और बोलूं कि इसका मल्टीपल्स आप लिख दो, तो आप बोलोगे सर 10 लिखूंगा, 20 लिखूंगा, 30 लिखूंगा, 40 लिखूंगा एंड सो ऑन। कहां तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो LCM में जो M एग्जिस्ट करता है वो मल्टीपल के लिए एग्जिस्ट करता है। मल्टीपल्स मींस गुणज। गुणज वो सभी संख्याएं होती हैं जो दिए गए संख्या से विभाजित हो जाए। मल्टीपल्स आर दोज नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। जो भी संख्या दी होती है उससे डिवाइड हो जाता है। अब यहां पे एक बात बता कि इसके बाद एक C टर्म लगा हुआ है। C का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब क्या? अगर एक बंदा खड़ा है तो कॉमन बात का कभी भी यूज नहीं होगा। कॉमन बात का यूज तो तब होगा जब 2-3 बंदे खड़े हो, तब मैं उनमें से बोलूंगा कि ये चीज कॉमन है, इन दोनों में ये चीज कॉमन है, इन तीनों में ये चीज कॉमन है, इन 5 में ये चीज कॉमन है। लेकिन एक में कोई कॉमन नहीं होगा तो कम से कम तो 2 नंबर लेंगे। तो सपोज मैंने 2-3 नंबर लिया, मैंने बोला 4 मल्टीपल्स लिखो, आपने लिखते चला गया। 5 मल्टीपल्स लिखो, आपने लिखते चला गया। 10 मल्टीपल्स लिखो, आपने लिखते चला गया। अब मैं बोला कॉमन मल्टीपल्स बताओ, उभयनिष्ठ गुणज बताओ, तो आप बोले कि यार कॉमन मल्टीपल मतलब जो सब में एग्जिस्ट कर। आपने तो पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिया, मुझे बोला कि मल्टीपल्स लिखो, मैंने लिख दिया। अब आप बोले कि यार कॉमन वाला बताओ मेरे को। अब मैं देखा कि 4 तो इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो कॉमन कैसे हुआ? फिर मैंने देखा अच्छा 10 तो इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं है। फिर मैं एग्जिस्ट करने वाला जो तीनों में एग्जिस्ट हो मैं देखने लगा, मैं एनालिसिस करने लगा। मुझे दिखा कि अच्छा यार 10 तो इसमें है, 10 इसमें है, लेकिन 10 तो 4 वाले में नहीं है, तो फिर कॉमन ना हुआ। फिर मैं ढूंढते ढूंढते जब गया तो मेरे को मिला क्या? 20। मेरे को क्या मिला? 20 एक कॉमन नंबर मिला जो 4 के भी मल्टीपल्स में था, 5 के भी मल्टीपल्स में था, 10 के भी मल्टीपल्स में था। लेकिन तलाश यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जब मैं आगे बढ़ा तो पता चला इसके भी टेबल में कहीं 40 आ रहा था, इसके भी टेबल में कहीं 40 आ रहा था, इसके भी टेबल में कहीं 40 आ रहा था, तो 40 भी कॉमन मिला। फिर आगे चला तो मुझे 60 भी कॉमन मिला, आगे चला मुझे 80 भी कॉमन मिला। मतलब ढेर सारे कॉमन मिलने लगे, काफी कॉमन मिलने लगे। तो अगर मेरे को कोई बोले कॉमन मल्टीपल बताइए ऑफ 4, 5 एंड 10, तो मेरा अब आंसर हुआ 20n है। कॉमन मल्टीपल क्या है? 20n है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। वेयर n इज अ क्या? जहां पे n जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है। n जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर मैं बोलूं कि 4, 5 और 10 का पहला कॉमन मल्टीपल बताओ, तो आपका आंसर n की जगह पर 1 होगा और आप बोलोगे 20 होगा। अगर मैं बोलूं 5वां कॉमन मल्टीपल बताओ, जो
तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब 5 टू जा 10 100 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है क्या, अगर मैं पांचवा कॉमन मल्टीपल पूछूं तो आप n का वैल्यू 5 रखोगे, जितना भी कॉमन मल्टीपल को दूं। अगर मैं बोलूं कि 10वां कॉमन मल्टीपल बताओ तो n का वैल्यू 10 रखोगे, आप बोलोगे कि सर 200 होगा, कोई दिक्कत। तो यहां पे आपसे फिर अगला टर्म लगाया और बोला कि नहीं, मेरे को क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, लिस्ट, सबसे छोटा वाला मेरे को बताओ। तो फॉर एलसीएम n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल होगा। तो यहां पे एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10 जो हो जाएगा वो 20 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात। मैंने क्या बोला कि अगर आपको एलसीएम को डिफाइन करना है तो m एग्जिस्ट फॉर मल्टीपल। मल्टीपल्स मतलब होता है गुणज। गुणज वो सभी संख्याएं होती हैं जो दिए गए संख्या से विभाजित हो जाए। तो मेरे को आपने डिफरेंट नंबर्स दिया, मैंने उन सभी का क्या लिख लिया, मल्टीपल्स। अब आप बोल रहे थे कि कॉमन मल्टीपल्स बताओ। अगर आपने बोला कॉमन मल्टीपल्स बताओ तो मैं वो नंबर ढूंढने लगा जो तीनों में एग्जिस्ट करे। मेरे को मिला 20 ही एक ऐसा नंबर नहीं था। मैंने जब आगे देखना शुरू किया तो मुझे ढेर सारे नंबर मिलने लगे, 20, 40, 60 एंड सो ऑन। इसलिए मैंने बोला कि अगर कॉमन मल्टीपल बोला जाएगा तो 20n होगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब n का वैल्यू क्या होगा 1, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिलेगा और वो होगा क्या 20 होगा। कोई दिक्कत, कोई यहां पे प्रॉब्लम। एलसीएम के बारे में आप ये चीज समझ पा रहे हो। अब थोड़ा सा मैं एचसीएफ के बारे में आपको समझाने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिए। अगर मेरे को बताओ एफ मींस क्या होगा, फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर वो सभी संख्याएं होते हैं जो दिए गए संख्या को विभाजित कर दे। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। जैसे कि अगर मैं 4 लिखूं और मैं बोलूं इसका फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा। 1 के किसको डिवाइड कर सकता है, 2 होगा। फिर क्या होगा 4 होगा। अगर मैं बोलूं कि भाई 8 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 8 का तो फैक्टर होगा 1, 2, 4 और क्या होगा 8 होगा। अगर मैं बोलूं 12 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या होगा 12 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला कि कॉमन क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है ये आपसे मैंने पूछा, मतलब जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, जो दोनों के फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं दोनों के फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो मेरे को बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है या नहीं, 1 कॉमन है। अगर मैं बात करूं तो 2 भी कॉमन है या नहीं, 2 भी कॉमन है। अगर मैं बात करूं तो 4 भी कॉमन है या नहीं, 4 भी कॉमन है। तो आप कौन से वाले का बात कर रहे हो, तो उसने एक वर्डिंग लगाया क्या, हाईएस्ट। तो मैंने 2 को भी डिस्कार्ड कर दिया, 1 को भी डिस्कार्ड किया, 2 को भी डिस्कार्ड किया, 4 सब में हाईएस्ट था। इसलिए मैंने लिखा HCF ऑफ 4, 8 एंड 12 इज क्या 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 4 हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डेफिनेशन बताने का कोशिश किया हूं, खूब ध्यान से। अब आगे देखते चलिए, खूब ध्यान से आप आगे देखते चलिए। होप कि आपको एचसीएफ और एलसीएम का आइडियाज क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने नंबर लिया n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3। सपोज मैंने 3 नंबर लिया, हमने 3 नंबर लिया। अब एलसीएम का एक्चुअल वर्डिंग समझिएगा। मैंने n1, n2 और n3 3 नंबर लिया। सपोज मैंने 25 लिया, मैंने 50 लिया और मैंने 100 लिया। खूब ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसका एलसीएम निकालने का कोशिश कर रहा हूं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं एक ऐसे नंबर के तलाश में हूं जो 25 के भी टेबल में आ रहा हो, 50 के भी टेबल में आ रहा हो और 100 के भी टेबल में आ रहा हो। मैं एक ऐसे नंबर की तलाश कर रहा हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं एक ऐसे नंबर की तलाश में हूं जो 25 के भी टेबल में आता हो, 50 के भी टेबल में आता हो और
100 के भी टेबल में आता हो, 100 के भी टेबल में आता हो, तो आप बोलोगे कि क्या, अरे भैया अगर 100 के भी टेबल में आता है तो लिस्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 100 के बराबर या 100 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसको 100 के भी टेबल में आना है। अगर मैं एलसीएम बोलूं, आप मेरे को बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम बोलूं तो एलसीएम क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि उसे तो 100 के टेबल में भी आना है, क्योंकि उसे तो 100 के टेबल में भी आना है, कोई दिक्कत, 100 के भी टेबल में आना है। इसीलिए अगर ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा n1 ग्रेटर देन, अगर n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3 है तो मैं बोलूंगा कि इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो इन सभी में ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। अब एलसीएम के अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एलसीएम का डेफिनेशन वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए ग्रुप में सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। वो सबसे छोटी संख्या जो दिए गए ग्रुप में जितनी भी संख्या होती है उन सभी से विभाजित हो जाए। तो मेरे को बताओ, इन सभी से विभाजित होने वाला नंबर 100 होगा, तो 100 क्या इस दिए गए नंबर के सबसे बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा है? क्या है? मतलब आपका एलसीएम जो होगा वो दिए गए सभी संख्याओं के बराबर, दिए गए सभी संख्याओं में से सबसे बड़े नंबर के बराबर या उससे भी क्या होगा? बड़ा होगा। अब मेरे को एचसीएफ का कंसेप्ट बताओ। एचसीएफ क्या है? इन सभी का अगर मैं फैक्टर लिख दूं और मैं कॉमन ढूंढूं, मतलब मैं एक ऐसे नंबर के तलाश में हूं जो 25 को भी डिवाइड कर दे, 50 को भी डिवाइड कर दे और 100 को भी डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 25 को भी डिवाइड करे, 50 को भी डिवाइड करे, 100 को भी डिवाइड करे, तो अगर कोई नंबर 25 को डिवाइड करेगा तो नंबर 25 के बराबर या उससे क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एचसीएफ होगा वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? 100 होगा। होगा या नहीं? सबसे छोटे नंबर के बराबर, सॉरी, सबसे छोटे नंबर के बराबर मतलब 25 के बराबर या 25 से क्या होगा? छोटा, क्योंकि उसे 25 को भी डिवाइड करना है, कोई दिक्कत। तो यहां पे जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ लेस देन इक्वल्स टू सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा, सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड और वो बचपन वाली सारी बातें तो याद होंगी, तो मैं उस पर ज्यादा बहस ना करके मैं आपको थोड़ा आगे लिए चलता हूं ताकि आपको और भी कंसेप्ट्स पता चले। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने तो आता होगा, बड़े बड़े संख्याओं का कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उस पर भी मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं कंसेप्ट की बात करता हूं। आपको पहला, आपको अगर n1 n2 n3 इस तरीके के नंबर दिए हो तो मैं मान के चलता हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आता होगा। वैसे मैं बताऊंगा लेकिन उसके लिए आप बने रहिए। अगला है कि हाउ टू फाइंड LCM and HCF of fraction। अगर फ्रैक्शन हो तो उस फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाए, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। खूब ध्यान से समझिएगा। मतलब कहने का क्या मतलब कि अगर आपके पास x बाई वाई हो, a बाई बी हो, k बाई एम हो और इस तरीके से फ्रैक्शन दिए गए हो और आपसे इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालने की बात की जा रही हो तो कैसे कर पाएंगे, इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मैं इन फ्रैक्शंस के दो पार्ट को अलग अलग कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को एक साथ लूंगा, अंश को एक साथ लूंगा, मतलब x a और k, और इसके डिनोमिनेटर पार्ट को अलग लूंगा, y b और m। कोई दिक्कत? मैं इसके न्यूमरेटर पार्ट को एक साथ लूंगा और डिनोमिनेटर पार्ट को एक साथ लूंगा, अंश को अलग रखूंगा और हर को अलग रखूंगा। और अब जो बातें निकालने के लिए बोली जा रही होगी, मैं न्यूमरेटर का
मतलब कि x, a और k का मैं एलसीएम निकालूंगा और डिनोमिनेटर में y, b और m, जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसका मैं HCF निकालूंगा और इस दोनों का जो रेशियो बनेगा वही इन फ्रैक्शन का एलसीएम होगा। कोई दिक्कत? वही इस फ्रैक्शन का क्या होगा? एलसीएम होगा। अगर आपने HCF निकालना था, अगर आपने फ्रैक्शन का HCF निकालना था तो फिर आपको वही काम करना था, बट x, a और k पार्ट को अलग, y, b और m पार्ट को अलग। लेकिन इस बारी चूंकि आप HCF निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर पार्ट का आपको HCF निकालना है और डिनोमिनेटर पार्ट का LCM निकालना है और इस दोनों का जो रेशियो आएगा वही आपका HCF होगा। कोई दिक्कत? वही आपका क्या होगा? HCF होगा। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल करवा के दिखाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन समझिएगा, 5/3 1/6 एंड 7/12। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इन फ्रैक्शन का एलसीएम और आप HCF फाइंड आउट करो। तो आप कैसे कर पाओगे? खूब ध्यान से समझने का कोशिश करना। 5, 1 और 7 का मैं ले लूंगा एलसीएम लूंगा और इसका एलसीएम मेरे को बताओ क्या 35 आएगा क्या? 35 आएगा क्या एलसीएम? क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। और मैं लूंगा 3, 6 और 12 का HCF। आपको पता है कि HCF सबसे छोटे नंबर के बराबर या उससे भी छोटा होता है, तो सबसे छोटे नंबर के पास आया वो था 3 में पोटेंशियल है कि वो 6 को भी डिवाइड कर दे और 12 को भी डिवाइड कर दे, तो HCF क्या आएगा? 3 आएगा। अब इस दोनों का जो रेशियो बन जाएगा वही आपका क्या होगा? LCM, मतलब LCM होगा 35/3। कोई दिक्कत? 35/3। अगर मैं बात करता कि मुझे HCF निकालना है, ये तो मैंने LCM निकाल रखा है, कोई दिक्कत? ये मैंने LCM निकाल रखा है। अगर HCF निकालना होता तो मैं 5, 1 और 7 का क्या लेता? HCF लेता। अगर मुझे HCF फाइंड आउट करना है, न्यूमरेटर पार्ट का HCF लेना है और डिनोमिनेटर पार्ट 3, 6 और 12 का मैं LCM लूंगा। मेरे को बताओ 5, 1 और 7 जब भी एक कहीं पे भी आ जाए, कभी भी आपने HCF निकालना हो और वहां पे 1 आ रहा हो तो बाय डिफॉल्ट उसका HCF 1 ही होगा। तो यहां पे HCF तो 1 हो गया और डिनोमिनेटर का मुझे LCM निकालना है। LCM सबसे बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन 12 6 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 12। मतलब ये आपका आंसर होगा, मतलब इसका जो HCF होगा वो 1/12 होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट सिखाने का कोशिश करता हूं। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूं कि हाउ टू फाइंड LCM and HCF, how to find LCM and HCF through prime factors. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू LCM और HCF को कैसे फाइंड आउट किया जाए? प्राइम फैक्टर्स के थ्रू LCM और HCF को कैसे फाइंड आउट किया जाए? प्राइम फैक्टर्स करने का क्या मतलब? खूब ध्यान से समझिएगा। किसी भी नंबर को m को अगर मैं a का पावर k इंटू b का पावर m इंटू c का पावर n सो ऑन
फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर, ठीक है, वेयर ए बी सी आर क्या प्राइम नंबर, तो वो इस नंबर का क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गया। 12 को अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है खूब ध्यान समझिएगा, 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 3 होगा, तो मेरे को बताओ क्या 12 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 नहीं लिख सकता हूं क्या, इसका मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 नहीं लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत। तो ये उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जैसे अगर मैं 60 की बात करूं तो 12 25 क्या होता है 60, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, यहां 2 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये 60 का प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा। मतलब किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी वाले परेशान ना हो, हिंदी और इंग्लिश मैथ्स में कोई बड़ी बात नहीं रखता है, आप इन चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपने प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, सर पूरे के पूरे हिंदी में आप बता दिया करो, मैं वो भी कर दूंगा। तो अभाज्य गुणनखंड वो होता है जब भी किसी नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, वो उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, कोई दिक्कत। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए। मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू ही समझाने का कोशिश करता हूं। सपोज मेरे पास नंबर दिए गए हैं, कोई भी नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में दिया होता है और बोला जाता है उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर आपने क्वेश्चन दे दिया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11, ये एक नंबर है। अब आप खुद सोचो, अगर इन नंबर्स को मैं गुना करने चलूं और इस नंबर को मैं कैलकुलेटर से भी अगर कैलकुलेट करूं तो इतना बड़ा नंबर होगा जिसको लिखना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। वैसे ही उसने दूसरा संख्या दे रखा 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 13, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नंबर उसने दे रखा है 2 क्रॉस 3 का पावर 3 क्रॉस 5 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर, बस यही कर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे मेरे को इसमें 3 नंबर दे रखा है, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। और उसने बोला कि इसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो हमें एलसीएम अगर निकालना है, अगर आप इस चीजों को समझोगे आगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर वो बोलता है इन प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर्स का जो ऑलरेडी फॉर्मेट में दे रखा है, अगर वो बोलता है इसका एलसीएम निकालिए, तो आप पहले उन सभी डिफरेंट नंबर्स को लिख दो, उन सभी डिफरेंट प्राइम नंबर्स को लिख दो जो किसी भी नंबर में दिख रहा हो, कहीं पे भी यूज हुआ हो। तो मेरे को बताओ, कहीं पे भी प्राइम नंबर्स जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 11 दिख रहा है और क्या दिख रहा है 13। तो एलसीएम जब निकालना हो तो जो भी डिफरेंट प्राइम नंबर्स चाहे वो किसी भी नंबर में दिख रहे हो, आप पहले उन्हें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, ओके, कोई दिक्कत। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो सारे उन नंबर्स को लिख दो जो सभी तीनों में मौजूद हो, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में दिख रहे हो। तो मेरे को बताओ, क्या 2 हर जगह दिख रहा है क्या, तो 2 लिखा जाएगा। अब मेरे को बताओ 3 हर जगह दिख रहा है क्या, हाँ 3 लिखा जाएगा। 5 हर जगह दिख रहा है क्या, तो 5 लिखा जाएगा। लेकिन 11 तीनों में नहीं है तो 11 नहीं लिखा जाएगा। 13 तीनों में प्रेजेंट नहीं है तो 13 नहीं लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपने, ये तो क्लियर होगा
कि एलसीएम लिखने वक्त वो सारे डिफरेंट नंबर जो कहीं पे भी मौजूद हो उनको लिखना है, और जो सॉरी और जो एचसीएफ है उनमें वही सारे नंबर्स को लिखना है जो सब में प्रेजेंट हो। अब क्या करना है, एलसीएम के केस में पावर मैक्सिमम पावर देना है, 2 का जो सबसे बड़ा पावर होगा वो देना है। 2 का पावर क्या है 3, 2 का पावर क्या है 4 और 2 का पावर क्या है 1। तो मेरे को बताओ इनके पावर में 2 का पावर सबसे अधिक कितना है 4, तो आप यहाँ पे 4 दोगे, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ 3 का पावर यहाँ पे 5 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, तो इनमें बड़ा क्या है, तो 3 का पावर 5 बड़ा है, तो आप इस पे पावर 5 दोगे, कोई दिक्कत। अब 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 5 है और 5 का पावर 2 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 5 है। 11 को देखो, 11 तो एक ही जगह है, 13 एक ही जगह है, वहां पे पावर 1 है तो एज इट इज रह गया, कोई दिक्कत। अब एचसीएफ के केस में जो पावर देना है वो पावर सबसे छोटा वाला देना है। तो एचसीएफ के केस में 2 का पावर 3 था, 2 का पावर 4 है और 2 का पावर 1 है, तो सबसे कम पावर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 2 का पावर 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत। 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब मेरे को बताओ 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर सबसे मिनिमम कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 रहेगा। अब 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 5 है और 5 का क्या है स्क्वायर है, तो मेरे को बताओ 5 का मिनिमम पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 का मिनिमम पावर 2 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, कोई दिक्कत। मतलब एलसीएम के केस में वो सारे डिफरेंट नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया जाता है जो किसी भी नंबर में दिखे और पावर मैक्सिमम दिया जाता है, और एचसीएफ के केस में उन्हीं नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है जो सब में कॉमन हो और पावर सबसे छोटा वाला दिया जाता है, और पावर सबसे छोटा वाला दिया जाता है। कहीं कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा। अब मैं बोलूं कि इफ फाइंड, या मैं बोलूं फाइंड लिस्ट नंबर which is divisible by एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल 4, 5 and 10, 4, 5 and 10 लिस्ट नंबर। मेरे से क्या बोला जा रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट कीजिए जो 4, 5 और 10 से विभाजित होता है। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। अगर तीनों से डिवाइड होने वाली बात करते हैं तो मुझे इन तीनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इसका एलसीएम आपको पता है कि 20 होगा। मतलब 20 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5 और 10 से विभाजित होती है। अगर उसने ये बोला कि मेरे को फिफ्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 10 चाहिए, तो आप बोलोगे सर 20 तो पहला नंबर था, मुझे 5वां कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो 20 गुना क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 100। कोई दिक्कत। अब अगर वो मेरे को बोले कि नहीं मेरे को चाहिए 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बता दो जो 4, 5 और 10 से विभाजित होते हैं। अगर 4 डिजिट का मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बताना होगा जो 4, 5 और 10 से विभाजित होते हैं, तो मुझे सबसे छोटा नंबर तो पता है 20। अब मैं 20 का टेबल इतनी बार पढ़ूंगा जिससे कि मुझे 5 डिजिट का नंबर मिल जाए। तो 5 डिजिट का जो नंबर होगा उससे जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वो 4 डिजिट का क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। लेकिन ये तो बहुत हेक्टिक जॉब है, तो करे कैसे? तो क्या करना है, आपने 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेना है, कोई दिक्कत। अब उसको डिवाइड कर देना है किससे, 20 से, कोई दिक्कत। 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 80, 199, फिर 9 टाइम्स क्या हो जाएगा 180, फिर क्या हो जाएगा 199, फिर 9 टाइम्स क्या हो जाएगा 180, और यहां पे रिमाइंडर बच जाएगा 90। मतलब अगर
चार 9 में से मतलब 9999 में से अगर 19 को घटा लिया जाए तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। 9999 में से अगर 19 को घटा लिया जाए तो 20 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो 20 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब वो 4 से 5 से और 10 से भी विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 से 5 से और 10 से भी विभाजित हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 9999 माइनस 19 होगा, और आपका आंसर होगा 9980। 9980। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अब मेरे को बताओ, अगर वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो क्या करते? अगर उसने ये पूछ दिया कि 4 डिजिट का मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर बता दो, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखते 4 डिजिट का, आप इसे डिवाइड करते किससे? 20 से। 50 टाइम्स में क्या हो जाता? 1000, और ये 1000 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता। 1000 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता। अब एक स्टेप और आगे समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं जो चीज करा रहा हूं उसमें एक स्टेप और आगे समझने का कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ये बेसिक्स है, हमने 5th 6th क्लास में पढ़ रखा है। अब मैं बोलूं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 10 लिव्स रिमाइंडर टू इन ईच केस। हर एक केस में 2 शेष छोड़े। अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 4, 5 एंड 10 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अगर हर एक केस में उसे 2 छोड़े तो मेरे को बताओ 4, 5 और 10 से विभाजित हो जाने वाला नंबर क्या था? 20। अगर मैं 20 को 2 एक्स्ट्रा दे दूं तो बार बार रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 2 छोड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 20 + 2 एक्स्ट्रा दे दूंगा, मतलब 22 हो जाएगा। अब बताओ, 4 से भाग करोगे 20 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। 5 से भाग करोगे 20 से बच जाएगा, 2 शेष बचेगा। 10 से भाग करोगे 20 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको 50 रुपया दूं और बोलूं कि 5 आदमी को बराबर बराबर बांट के आ जाओ, तो आप जाओगे 10-10 रुपया 5 को देके आ जाओगे। लेकिन मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, नहीं, कुछ ऐसा करता हूं कि बांटने के बाद इसके पास 4 रुपया बच जाए, तो मैं 50 रुपया दूंगा और एडिशनल क्या दे दूंगा? 4 रुपया। अब आप जाओगे बार बार 10-10 रुपया दोगे, आपके पास 4 रुपया बच जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही केस यहां पे भी समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कितने वैरायटीज के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपसे बोला जाएगा N1, N2 एंड N3 से डिवाइड होने वाला नंबर बताइए, लिस्ट नंबर। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि इससे डिवाइड होने वाला नंबर बताइए, तो यहां पे आपको निकालना होता है LCM। अगर मैं बोलूं दूसरा वैरायटी कि N1, N2 एंड N3 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में R शेष छोड़े, तो इसका जो आंसर होगा वो LCM प्लस रिमाइंडर होगा। अगला जो वैरायटी आता है उसमें डिफरेंट रिमाइंडर का केस आता है। N1 से डिवाइड करूं तो R1 से छोड़े, N2 से डिवाइड करूं तो R2 से छोड़े, N3 से डिवाइड करूं तो R3 से छोड़े, लाइक दिस। अगर डिफरेंट रिमाइंडर का केस होगा तो कंफर्म इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। ये क्या है मैं बता रहा हूं, ये कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो इसका आंसर होगा LCM माइनस कॉमन डिफरेंस। अब कहने का क्या मतलब हुआ कि ये वाले चीज को मैं एक बार क्लियर करता हूं। कहने का क्या मतलब हुआ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं, जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 10 से भाग करूं, नंबर है 10 से भाग करूं तो रिमाइंडर 5 बचे। रिमाइंडर क्या बचे? 5 बचे। अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 15 बचे। रिमाइंडर क्या बचे? 15 बचे। और अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो हो वो 20 बचे।
जो रिमाइंडर हो क्या बचे, 20 बचे। अब मेरे को बता कि क्या 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर 5 बच रहा है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या 5 है क्या? अगर मैं 20 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 15 बच रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है क्या? अगर मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं तो 20 से बच रहा है, इस दोनों का डिफरेंस 5 है क्या? 5 है क्या? कोई दिक्कत? तो इस केस में जो आंसर होगा वो एलसीएम ऑफ 10, 20, 25 होगा, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें से माइनस कर देंगे कॉमन डिफरेंस करने का क्या मतलब, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी चीज को मैं क्या लिख रहा हूं, कॉमन डिफरेंस, जो क्या है 5 है। अब मेरे को बताओ इसका एलसीएम क्या 100 आएगा क्या? 10, 20 और 25 का एलसीएम क्या 100 आएगा क्या? और माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 95। आंसर क्या हो जाएगा 95। कोई दिक्कत, 95 आंसर होगा। ये जस्ट एलसीएम एचसीएफ का डेफिनेशन था, बेसिक्स था, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ये बिल्कुल ही बेसिक्स क्लास है, और जिन लोगों को भी एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालने आता है वो एटलीस्ट 5th 6th क्लास के बुक को प्रेफर करके आप एक बार सीख लो, क्योंकि नेक्स्ट जो एलसीएम और एचसीएफ का क्लास होगा काफ़ी बेहतरीन होगा, और उसमें हम उन सारे फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ लाइक दिस होता है, और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो अब एलसीएम एचसीएफ का जो मोस्ट पॉपुलर या यूं कह लूँ जो मोस्ट अवेटेड फंडा है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।